अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं उस्ताद अहमद कसाना। एक तरफ हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो लैंग्विश कर रहे हैं जेल के अंदर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके ऊपर एक क्रैकडाउन का सिलसिला जो है वो नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जो कि फ्यूजिटिव हैं, जो कि टेक्निकली अगर देखा जाए तो वो कानून से भागे हुए हैं, उनकी वापसी की बातें हो रही हैं और उन्होंने डेट भी दे दी हुई है। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और क्या वाक़ई वो आएँगे भी कि नहीं आएँगे? एक तो ये है कि जिस तरह शहबाज शरीफ साहब एक ही दिन के अंदर-अंदर वापस गए हैं, इसमें मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है कि कुछ उनकी प्लानिंग के मुताबिक नहीं हो पा रहा। और साथ-साथ हम ये भी देखेंगे कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जो नए चीफ़ जस्टिस साहब आए हैं, उनके आने के बाद अब पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम पे क्या-क्या चेंजेज़ आ सकती हैं, उसका भी ज़रा तजिया करेंगे। और साथ-साथ जिस तरह उन्होंने अपना एक डिमीनर आते ही शो किया है एज़ अ चीफ़ जस्टिस, मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में उन्होंने नई अनाउंसमेंट्स की हैं, लाइव टेलीकास्ट किया है पहले दिन को। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ये सिर्फ़ सिंबलिज़्म है या इसमें कुछ सब्सटेंस भी है? ये सारी चीज़ें ज़रा ज़ेर बहस लाएँगे। और हमारे साथ इस वक़्त मौजूद हैं इन तमाम अमूर पे गुफ्तगू करने के लिए पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन के साबिक सरबराह जनाब डॉक्टर फ़रीद मलिक साहब। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी, वालेकुम। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। टू स्टार्ट विद ये ज़रा मुझे बताइएगा कि पहले ज़रा काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के बारे में बात कर लेते हैं कि नए चीफ जस्टिस साहब आए हैं और बड़े उनका ज़ाहिर है कि एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बैकग्राउंड भी है। और ख़ास तौर पे उनकी शख्सियत के मुतालिक भी काफ़ी लोग बातें करते रहे कि वो आएँगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो उन्होंने आते ही मुख्तलिफ अनाउंसमेंट्स की हैं। एक तो ये कि प्रोटोकॉल वगैरह उन्होंने कहा कि मैंने नहीं लेना, नई गाड़ी नहीं लेनी, BMW वगैरह नहीं लेनी। फिर उन्होंने कहा कि मेरे नाम के साथ चीफ जस्टिस ना लिखा जाए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि माय लॉर्ड भी ना कहा जाए मुझे। और इस तरह की चीज़ें उन्होंने की हैं और लाइव टेलीकास्ट का भी आपने ज़ाहिर है देखा होगा वो। तो व्हाट डू यू मेक ऑफ इट? देखें जी, मैंने 2005 में कुछ रिसर्च की थी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। जी। वो बैकग्राउंड ये थी कि हमने साइंस फाउंडेशन में ISO 9000 सर्टिफिकेशन कराई, तो मेरे पास एक टीम तैयार थी। तो मैंने सब गवर्नमेंट के इदारों को लिखा कि जो सर्टिफिकेशन करवाना चाहता है, वी विल ऑफर आवर सर्विसेज। तो सुप्रीम कोर्ट एग्री। तो फिर मैंने सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा काम किया और मैंने फिर जो चीफ जस्टिस थे उस वक्त के, मैंने उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन लिखने की कोशिश की। अच्छा। और वो बहुत मुश्किल थी मेरे लिए भी, क्योंकि जो चीफ जस्टिस है ये काफी मिसअंडरस्टूड है आम पब्लिक में भी। चीफ जस्टिस जो है वो चीफ लॉ गिवर है मुल्क का, यानी ही हैज टू मैनेज द इंटायर लीगल सिस्टम ऑफ द कंट्री। प्लस वो बेंच में भी बैठता है, फैसले भी लिखता है। तो एक बड़ा मल्टीपल और मल्टी फेसेटेड उसकी परफॉर्मेंस है। जिस तरह क्रिकेट का कैप्टन होता है फील्ड के अंदर, वो टीम को भी मैनेज कर रहा होता है, खुद भी खेल रहा होता है, सोच भी रहा होता है। इसी तरह मैं समझता हूं चीफ जस्टिस भी जो है वो एक कैप्टन है जो पूरी शिप को रन करता है, उसको लेके चलता है। और इट्स अ वेरी डिफिकल्ट पोजीशन। और मैं समझता हूं अभी भी हम लोग रियलाइज नहीं करते कि कितनी ये मुश्किल पोजीशन है। और इसका जो सबसे जो वीकेस्ट कंपोनेंट है वो मैनेजमेंट का है। हमारा लीगल सिस्टम जो है वो बुरा नहीं है। एज रिटन लॉ तो वही है, कॉमन लॉ अमेरिका में भी वही है, ब्रिटेन में भी वही है, हमारे पास भी वही है। एज रिटन लॉ इज वेरी गुड, कोई मसला नहीं है। इट इज द मैनेजमेंट ऑफ जस्टिस सी जो बड़ी इंपॉर्टेंट है और उस पर फोकस होना चाहिए, उस पर बाकायदा ट्रेनिंग होनी चाहिए। और हमने ये शुरू की थी सुप्रीम कोर्ट में 2005-6 में। वो फिर क्राइसिस शुरू हो गए तो वो रह गया मामला। मगर ये दिस इज दी अच्छा। अब कमिंग बैक टू काजी ईसा, ये जो कोशिश कर रहे हैं कि जी तीन कंसल्टेशन हो और 3 लोग हों और वो ये फैसले करें, मिलके करें, दैट्स फाइन। कंसल्टेशन की हद तक तो फाइन है, मगर फैसला एक शख्स का होता है, वरना कंफ्यूजन होगी। सी, अगर आप ये कमेटीज जो हैं वो रन नहीं कर सकती एक इदारे को, देयर इज ऑलवेज एन इंडिविजुअल व्हिच लीड्स द ऑर्गेनाइजेशन, देयर हैज टू बी वन इन द बॉक्स। कंसल्टेशन ठीक है, आप वो कंसल्ट करें, अगर डिसेंट है तो उसको वो रिकॉर्ड करें कि जी हम ये प्रूव नहीं करते, वो बकायदा रिकॉर्ड में आ जाना चाहिए। मगर फैसला जो है वो यूनिटी ऑफ कमांड बहुत जरूरी है लॉ को और सुप्रीम कोर्ट चलाने के लिए। तो क्या वो उसमें जो टेक्निकली स्पीकिंग इसमें फिर जो चीफ जस्टिस की जो पोजीशन है वो फिर डिक्टेटोरियल नहीं हो जाती? नहीं जी, डिक्टेटोरियल किस तरह हो जाती है? तो फिर सभी डिक्टेटोरियल होते हैं। देखिए ना, पॉइंट ये है, विष्णु, तो फिर आप जिस तरह किसी कॉर्पोरेशन का आप देख लें, उसका बोर्ड है,
वो पॉलिसी मेकिंग करता है, इम्प्लीमेंट जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ये करता है, हाँ। और तो इम्प्लीमेंट नहीं करता। अब इसी तरह जो चीफ जस्टिस है उसकी लेड डाउन है, कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज लेड डाउन है, वो आप जरूर करें, उसके प्रोसीजर्स डिफाइन करें, सब कुछ करें, मगर ये नहीं है कि आप कमेटियां बना दें, 3-3 बंदों को बिठा दें कि जी वो फैसले करें। तो इस तरह फैसले नहीं हो सकते। कंसल्टेशन ये भी है कि why 3, why not 5, 7, 9? मतलब अगर अगर फिर वही मैं कह रहा हूँ कि फिर इसका कोई एंड तो नहीं है ना। अगर हाँ 3 हो बिल्कुल सकते हैं, ठीक। 5 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। नहीं, कंसल्टेशन की हद तक ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि ये भी मैं एग्री करता हूं कि ये बहुत ब्रॉड चले जाते हैं, उन एरियाज में चले जाते हैं जिनमें इनको नहीं जाना चाहिए। और मैंने पर्सनली साकिब निसार साहब से भी और आसिफ खोसा साहब से भी, क्योंकि उनको मैं जानता था, उनको मैंने कन्विंस करने की कोशिश भी की कि आप अपने डोमेन में रहें, लुक इनवर्ड्स, अंदर बहुत मसले हैं, सी उनको ठीक करें, ये केसेस का लोड कम करें। ये अब चीनी की करना और स्टील मिल में पड़ जाना, रेकोडिक में पड़ जाना, ये पड़ जाना, दिस इज बियॉन्ड द स्कोप, और ये इनको फोकस उसी पे करना चाहिए, अपने लीगल सिस्टम पे। इस तरह के कानून पास करें तो ज्यादा बेहतर है। ये अटैक करना जुडिशरी पे कि जो पार्लियामेंट है वो जुडिशरी के रूल्स ऑफ बिजनेस बना रही है, ये गलत है। ये उन्होंने खुद बनाने हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है जी रूल्स ऑफ बिजनेस खुद बनाएगा, हदारा आपने, विच इज फाइन, उनको बनाने चाहिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ चीजें वायलेट हो रही हैं उस पे फोकस होना चाहिए। यानी आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो बेसिक प्रेमिस है वो पार्लियामेंट तय कर दे, लेकिन जो निटी ग्रिटी है, जो डिटेल्स हैं, वो उनको खुद देखनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो है वो तो नेचुरली वो तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ही रन करता है, वो पार्लियामेंट तो इस तरह तो फैसले नहीं होंगे। अच्छा, इसमें एक चीज मुझे बताइएगा, आपने टेलीकास्ट जो हुआ था लाइव वो देखा होगा, जी उसमें जिस तरीके से वो हो रहा था, कंडक्ट हो रहा था सारे का सारा मामला, वो पहली दफा अवाम ने तो पहली दफा देखा, हमने तो खैर थोड़ा सा देखा हुआ है पहले, लेकिन जो जिस तरीके से वहां पे मतलब एक फिश मार्केट का ये एक सिलसिला बना हुआ था, यानी कोई बात ही नहीं सुन रहा किसी की। इवन जजेस के ऊपर मुझे बड़ा वो आ रहा था कि ये किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, ये क्या कौम को मैसेज दे रहे हैं कि किसी की कोई बात नहीं सुन रहा। वो कह रहे हैं कि क्रॉस टॉक ना करें, क्रॉस टॉक भी चल रही है, सब कुछ चल रहा है। तो क्या मैसेज गया जी उस दिन हमारे, मतलब हम लोग, वी आर नॉट पीपल ऑफ डायलॉग, हम लोग डायलॉग करने वाले लोग नहीं है, हम लोग ये साबित कर रहे हैं और बार बार साबित कर रहे हैं। आई थिंक उस दिन बहुत सारे मैसेजेस गए, और वो उसके बाद बेशुमार व्हाट्सएप मैसेजेस भी आए। एक तो लोगों को बड़ा ही अजीब लगा कि हर जज की कुर्सी के पीछे एक अशर खड़ा हुआ था जिन्ना कैप पहन के, वो उनकी कुर्सियां आगे पीछे करता था। ये लोगों ने कभी नहीं देखा था, मैंने इनके बारे में लिखा हुआ भी है। तो वो कॉलोनियल ट्रेडिशंस जो हैं वो भी लोगों को नजर आई, नंबर 1। नंबर 2 बात है, क्योंकि टेलीकास्ट हो रही थी तो एक ये हमारे यहाँ ये टेंडेंसी है टू प्ले फॉर द गैलरीज, तो हर आदमी गैलरी के लिए भी प्ले कर रहा था। फिर ये है कि बहुत अरसे के बाद एक ये फुल कोर्ट बैठा था, तो हर जज जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी देना चाहता था और ये बताना चाहता था कि वेयर आई स्टैंड। मगर मैं पर्सनली समझता हूं कि टेलीकास्ट नहीं होनी चाहिए। ये जो अदालतें हैं उनका डिकोरम जो है वो मेंटेन करना चाहिए, और इस तरह टेलीकास्ट नहीं होनी चाहिए। इवन अमेरिका में भी देखे ना, अमेरिका कभी हमने नहीं देखा कि उनकी इस तरह हुई हो। ये पता नहीं काजी फाइज साहब को कहां से आइडिया आया, लेकिन ये है कि बहरहाल इससे मुझे ये लगता है कि कम से कम कुछ चीजें जो एक्सपोज हुई हैं वो फिक्स की जानी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अब हमारी जो 90% जो आबादी है वो तो उर्दू या मतलब रीजनल लैंग्वेजेस समझती है। अब वो उसको अंग्रेजी का क्या पता है, और फिर अंग्रेजी भी वो भी टेक्निकल और लीगल लैंग्वेज जो है, वो उसकी जो जार्गन है वो आपको पता है, वो तो बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की है। वो तो हम जैसे लोग थोड़े बहुत जो पढ़े हुए हैं वो भी नहीं समझ सकते कई तरह, तो जो आम आदमी है वो कैसे समझेगा? तो फिर उसका लाइव टेलीकास्ट का मकसद क्या निकला? देखें, अगर आप थोड़ी ईसा साहब की बैकग्राउंड देखें, ये ही वाज इंडक्टेड डायरेक्टली एज चीफ जस्टिस ऑफ द कोयटा हाई कोर्ट। ये पहली दफा हुआ पाकिस्तान की हिस्ट्री में। एक मंजूर कादिर हुए थे अयूब खान साहब के जमाने वेस्ट पाकिस्तान हाई कोर्ट के, और वो 6 महीने सर्वाइव किया उन्होंने। 6 महीने के बाद उन्होंने कहा कि जी मैं जी थैंक यू वेरी मच, मैं नहीं कर सकता, ये संभालें आप, एंड ही वेंट बैक टू प्रैक्टिस लॉ। ये डायरेक्टली चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए कोयटा हाई कोर्ट के, and then he became the senior most chief judge of the बलूचिस्तान हाई कोर्ट। हाँ, फिर इनकी एलिवेशन हो गई सुप्रीम कोर्ट में, और अब ये सीनियरिटी की बेसिस पे चीफ जस्टिस बन गए। तो मेरा ख्याल है इनकी जो जजी की इनिंग्स हैं वो शॉर्ट है। इनकी जज जो टाइम इन्होंने गुजारा है बेंच के ऊपर वो इतना लंबा नहीं था, सी वो शॉर्ट था। सी मैं ये समझता हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है।
और दूसरा ये है कि ये आपको चेंजेस जरूर लानी चाहिए, मैं इसकी बिल्कुल फेवर में हूँ, मगर वेल थॉट आउट, वेल कैलकुलेटेड चेंजेस हैं। हमारा एक सिस्टम, कॉलोनियल सिस्टम हम 200-250-300 साल से फॉलो कर रहे हैं, उससे हमें चेंजेस लाने हैं जरूरी, क्योंकि हमारे इश्यूज प्रॉब्लम्स हो गए, मगर दे शुड बी वेरी वेल थॉट आउट, यू नो, और बड़ी क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए। मैं बड़ा इंटरेस्टिंग आपको बात बताऊं, जब मैंने चिट्ठी लिखी ISO 9000 की, लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार का मुझे खत आया कि जी ISO 9000 ये क्या होता है। मैंने कहा जी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है और ये इंटरफेस होता है बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कस्टमर्स। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि लाहौर हाई कोर्ट की कोई कस्टमर नहीं है। कहता मुझे चिट्ठी आई उनकी, तो फिर मैंने उनको लिखा, मैंने कहा कि लिटिगेंट्स आपके कस्टमर नहीं है, वो कि गाजर मूली है। अगर आपका कस्टमर कोई नहीं है देन यू शुड बी शट डाउन। कोई अदारा जिसका कस्टमर कोई नहीं है, तो कर क्या रहा है? देखिए ना, ये माइंडसेट है हमारा, ये हमारा माइंडसेट है। और ये माइंडसेट हमें नजर आ रहा था, और मैं खास तौर पे मुझे तो तरस आ रहा था जो वकला थे, यानी एक तरफ आप देखिए 16 लोग 15 लोग जो हैं वो बम्बार्ड कर रहे हैं अपने क्वेश्चंस एक वकील के ऊपर, वो ना लिख पा रहा है ना वो बोल पा रहा है सही तरह। जैसे वो बोलना शुरू करता है आप फिर उसको इंटरजेक्ट करते हैं, आप फिर उसको बोलने नहीं देते हैं, और साथ आप कहते हैं कि नहीं आप फोकस ऑन योर थीम और फोकस ऑन योर केस। तो फिर मतलब मुझे तो यकीन करें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये चाहते क्या थे ये लाइव टेलीकास्ट करके। आसिफ खोसा, जस्टिस आसिफ खोसा और मैं, वी वर ऑन द डिबेटिंग टीम ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज, और ये बड़े अच्छे डिबेटर थे। तो जब ये जज बन गए तो मैं जब भी इनसे मिलता था तो मैं इनको कहता था कि यू आर अ गुड डिबेटर, तो वो मुझे कहते नाउ आई एम अ गुड लिसनर। सी, ये फर्क है, ये तो वो कहते नाउ आई एम अ गुड लिसनर, आई हैव टू लिसन मोर एंड टॉक लेस। और जजेस को बल्कि मैंने उस दिन एक मैसेज भी उनके लिए भेजा था, और मैंने कहा था कि जॉन रॉबर्ट्स जो चीफ जस्टिस हैं अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के, जब उनका ओथ हुआ था तो बड़ा 2005 की बात है आई गेस, ही वाज द 17th चीफ जस्टिस ऑफ यूएस। तो उन्होंने जब ओथ लिया तो उसको उन्होंने गुफ्तगू जब की तो उन्होंने कहा था कि जजिंग इज डिफरेंट फ्रॉम पॉलिटिक्स। यस, ठीक है। और उन्होंने ये कहा, सदर बुश ने उनसे बाद में कहा कि आप जरा बैठिए, कॉफी शॉफी पीते हैं या कुछ। उन्होंने कहा सॉरी, नाउ आई एम द चीफ जस्टिस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, आई डोंट हैव टू डील विद द पॉलिटिशियंस डायरेक्टली राइट नाउ। ठीक है ना। तो मतलब वो एक चीज उनको पता है कि वो कैसे करनी है और किस तरीके से करनी है। तो ये हमारे भी जजेस के लिए ये मेरा ख्याल है होना चाहिए। जिस तरह अभी आपने एक वर्ड यूज किया प्लेइंग टू द गैलरी, तो ये जो चीजें हैं ये हमें देखनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। और एक चीज मुझे बहरहाल काजी साहब की अच्छी लगी कि उन्होंने जो बार बार वो ये कह रहे थे कि ये कौम का पैसा इसके ऊपर इस्तेमाल हो रहा है, उनको यानी एक दर्द फील हो रहा था कि आखिर कौम का जो पैसा है वो खर्च हो रहा है। तो ये सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी मुझे उनकी अच्छी लगी, और ये कि होनी चाहिए कि हम कैसे खर्च कर रहे हैं पैसे कौम के और किस तरीके से कर रहे हैं। और प्राइमरीली कौम की खिदमत कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग द वर्कलोड ऑफ केसेस। ये उनका फोकस होना चाहिए। और यही मैंने मेरे जो दोनों जितने भी दोस्त रहे जज, उनको मैं सब यही कहता रहा हूं कि रिड्यूस द वर्कलोड। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, अगर आपने पैसों का सही इस्तेमाल करना है, आप वर्कलोड अपना कम करें, केसेस डिसाइड करें, एडजर्नमेंट्स मत दें। 57,000 जो केसेस पड़े हुए हैं जो पेंडिंग में है, तो ये कितना बड़ा एक बोझ है सिस्टम के ऊपर भी, और उन लोगों के साथ कितनी ज्यादती है जिनके वो केसेस हैं। देखें, जो एक और चीज समझने वाली है कि ज्यादातर जो केसेस हैं सिविल लिटिगेशन के, ज्यादा सिविल लिटिगेशन केसेस हैं, ये एग्जेक्टिव अब्यूज की वजह से है। और एग्जेक्टिव अब्यूज वालों को भी पता है कि ऑप्शन कोई नहीं है पब्लिक के पास। वो कहते थे आप जाएं जी अदालत में जाएं, अदालत में जाएं, इसका मतलब 20 साल गए। तो लिहाजा अगर तो 20 साल आप इंतजार कर सकते हैं तो अदालत का दरवाजा खटकाएं। दिस ओपन्स द डोर टू एग्जेक्टिव अब्यूज, जो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। हर जगह एग्जेक्टिव अब्यूज है। और मैं समझता हूं ये सिविल लिटिगेशन जो है, इसको कंट्रोल करने का तरीका ये कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स बनाएं ताकि एग्जेक्टिव अब्यूज को वहीं चेक किया जाए। और ये 72 के आइन में भी थे और 73 की ओरिजिनल आइन में भी थे, एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स, जहां एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स वर टू बी डेल्ट विद राइट देयर। अब वो सारी जो चीजें हैं, जो एग्जेक्टिव अब्यूज के केसेस हैं, वो सारे हमारे लीगल सिस्टम में आते हैं। वो हाई कोर्ट से शुरू होते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। 57,000 ये केसेस पाइल अप हो गए हैं। उनको भी अब्यूज करने वालों को भी पता है, और जो बेचारा सफर करती है पब्लिक, उसको भी पता है कि यार यही मुका कर लो, वरना ये लाखों रुपए के बाद भी फैसला नहीं होगा।
अच्छा, अगर थोड़ा सा जरा पॉलिटिक्स की तरफ आ जाते हैं जी कि एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो केसेस हैं उनमें मजीद जी इजाफा होता चला जा रहा है। अभी आपने देखा होगा कि उनके ऊपर सेडिशन का भी केस आ गया है। फिर उनके ऊपर एक टेलीथॉन उन्होंने की थी, उसमें भी मुझे हंसी आ रही है कि टेलीथॉन पे भी उन्होंने कहा जी कि इन्होंने बेईमानी की है और पैसे खाए हैं, जो कि मतलब वो इमरान खान सब कुछ कर सकता है लेकिन वो पैसे नहीं खा सकता। ये तो आपको भी पता है और हमें भी पता है। तो ये भी किस तरह के केसेस भी चल रहे हैं। अच्छा, साथ-साथ हम ये भी देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के लिए जो रास्ता था, वो खोला जा रहा था और अभी फौरी तौर पे शहबाज शरीफ जो है, एक दिन स्टे करने के बाद फौरन वापस भागे हैं। अब इसमें क्या चीज़ें चल रही हैं, ये ज़रा मुझे बताइए। आप तो लाहौर में बैठे हुए हैं जी। देखिए जी, पहली तो चीज ये है कि वो, मैं सियासी तौर पे बात कर रहा हूं, मैं, डोंट गेट मी रॉन्ग, वो हाँ, कहते हैं जब श्योर। गीदड़ की मौत आती है वो शहर की तरफ चल पड़ता है। मैं मैं सियासी बिल्कुल सियासी बात, मैं ठीक, ठीक। फिजिकल बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, ठीक है, ठीक, ठीक। मैं समझता हूं कि ये मियां साहब का, मियां नवाज शरीफ साहब का ये आखिरी मार्का है, हुँ। एपिसोड, दिस इज द लास्ट क्रूसेड जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। हाँ, हाँ। क्योंकि वो, पहली तो चीज है कि वो गालबन आएंगे नहीं। आई एम 60-70% श्योर कि वो नहीं आएंगे। सी, ऑल दो सिचुएशन उन्होंने सारी अपने लिए फेवरेबल कर ली है। आर्मी हाँ। चीफ उनकी फेवरेबल है, चीफ जस्टिस उनका फेवरेबल है, इलेक्शन कमीशन उनका फेवरेबल है, सारे चीफ सेक्रेटरी सारे उनके फेवरेबल है, इंटरनल गवर्नमेंट उनकी फेवरेबल है। ही हैज क्रिएटेड ऑल द फेवरेबल कंडीशंस फॉर हिम टू रिटर्न। सी, पहली तो चीज ये है। मगर जब वो आएंगे तो ही विल टेक ऑन द बेंच, फिर चैलेंज ऑफ द बैलेट, एंड देन चैलेंज ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। ये सारी। अच्छा, फिर उन्होंने जो कल ऐलान कर दिया है, जो हमेशा वो कहते थे, उनकी हाँ, ड्रीम है, एहतसाब है। उनकी नहीं, उनकी ड्रीम एहतसाब नहीं, उनकी ड्रीम है टोटल कंट्रोल ऑफ ऑल नहीं, वो इंस्टीट्यूट। जो उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा का मैं और वो जनरल इसीलिए फैज का एहतसाब। हाँ। वो कंट्रोल चाहते हैं। वो समझते हैं कि अगर मेरा टोटल हर अदारे पे मेरा कंट्रोल होगा तो अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी ज्यादा हो जाएगी। सी, उनका सारा फोकस जो है वो कंट्रोल है, करेक्शन नहीं है। सी, वो उनका उनका जो सारा फोकस है वो मतलब कंट्रोल पे है। फौज को भी वो समझते हैं कि मैं आर्मी चीफ के तौर पे बैठ जाऊं उधर बगैर यूनिफॉर्म के, मैं हर कंट्रोल चीज करूं, पे जिस तरह कंट्रोल। पंजाब पुलिस है, जिस तरह पंजाब पुलिस है, मैं पाकिस्तान आर्मी भी मेरे पंजाब पुलिस की तरह मेरी ताबे हो। से ये उनकी ड्रीम है। बेंच भी मेरे ताबे हो, वो आर्मी भी मेरे ताबे हो, और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी मेरे तो ताबे हो। क्या इस ख्वाहिश का हमारी आर्मी वालों को नहीं पता कि उनकी क्या ख्वाहिशात हैं? मैंने ये तो कहा कि ये, आई थिंक वो, ये ही इज टेकन टू मच ऑन हिज प्लेट, और ये उनका आखिरी, ये उनका मार्का है। और अगर इस दफा वो आ गए तो वो, दैट इज इट, वो फिर भाग भी नहीं सकेंगे। मैंने तो देन ही वुड हैव बर्न्ट हिज बोट्स, क्योंकि वो बहुत दफा भाग चुके हैं और बहुत लोगों को धोखा, हर अदारे को धोखा देके, यानी वो कहते हैं ना, यू कैन फूल सम पीपल सम टाइम बट नॉट ऑल द टाइम। सी, नहीं, वो बहुत धोखे खा चुके हैं। लेकिन और वो हो सकता है इस दफा कुछ प्लेटलेट्स का मजीद कुछ ना कुछ बंदोबस्त उन्होंने किया हुआ हो। वो भी है। वो अदालत ये भी पूछेगी जी, कोई मेडिकल रिकॉर्ड तो दिखाएं। वो डॉक्टर लॉरेंस, डेविड लॉरेंस जो है श्रीलंका के डॉक्टर, वो एक यहाँ होते थे लाहौर में, नाबर रोड पे, डॉक्टर जंजुआ, ही वाज रिटायर्ड पुलिस सर्जन। तो वो इश्यू करते थे सर्टिफिकेट, उनका काम ही यही था कि जिसने जाना होता था वो उनसे वो कहते थे कितने दिनों का चाहिए, सेड़ो किस डिपार्टमेंट के लिए चाहिए। फिर उनको स्टैंडर्ड बने होते थे, फिर वो सर्टिफिकेट इशू कर देते थे कि जी इसको इतने दिन छुट्टी दे दें, इतने दिन रेस्ट दे दें। तो ये डॉक्टर डेविड लॉरेंस जो उनके डॉक्टर हैं वहां श्रीलंका के, जो वहां प्रैक्टिस करते हैं हार्ले स्ट्रीट में, ही इज नोन फॉर दिस। सी, तो अदालत ये भी पूछेगी जी, कोई हमें बताए तो सही, आप क्या इलाज करा के आए, क्या ट्रीटमेंट करा के आए। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये, दिस इज हिज लास्ट, आखिरी मार्का है उनका। और अगर ये अब आ गए तो ही विल हैव टू मेक इट। अच्छा, अगर वो नहीं आते तो पार्टी डूबती है। सी, उनको तो ही इज कॉट बिटवीन द डीप सी एंड द रॉक्स, कि कहां जाए वो। अगर नहीं आते तो पार्टी टूटती है। तो मैंने एक और आर्टिकल लिखा है, मैंने ऑप्शन दिया है कि हमारी, अगर हिस्टोरिकली देखें तो 3 मॉडल्स हैं हमारे पास। एक सिकंदर मिर्जा साहब का है, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, उनको अयूब खान साहब ने 1 टिकट देकर लंदन भिजवा दिया। वो लंदन रहे, कसमपुरसी में अपना रेस्टोरेंट चलाते थे, वहीं मर गए। अयूब खान ने उनको वापस भी नहीं आने दी बॉडी उनकी, वो फिर उनकी बीवी रानी थी, उनको इहराम में दफन कर दिया। दूसरा मॉडल हुसैन शीह सोहरवर्दी साहब का था, वो भी प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के। वो, ही वाज द ओनली पर्सन हु स्टूड अप अगेंस्ट द मार्शल लॉ। उन्होंने अपना केस लड़ा, एक्सोनरेट हुए,
मगर फिर भी जब उनको लाइफ थ्रेट शुरू हुई तो वो दुबई बेरूत चले गए, सेल्फ एक्साइल, लेबनान, हाँ, लेबनान, बेरूत में। एंड वन फाइन मॉर्निंग ही फाउंड डेड इन हिज होटल रूम इन बेरूत। और उसके ऊपर भी कई क्वेश्चन है वैसे उनके डेथ के बारे में। भुट्टो का मॉडल है, ही रिफ्यूज टू लीव, वो लड़े, उन्होंने फाइट किया और उनका अंजाम आपके सामने हुआ कि वन फाइन मॉर्निंग उनकी बॉडी, उनकी पहली बीवी जो थी उनके डेरे में, 9 डेरों वहां उनको दे दी गई, लो जी दफन करते हैं। तो अब इन्होंने चुनना है कोर्स अपने लिए, मियां नवाज शरीफ साहब ने, कि ये 3 मॉडल अवेलेबल हैं। ही कैन सेटल इन लंदन कंफर्टेबली। वो बेचारे सिकंदर मिर्जा के पास क्योंकि पैसे नहीं थे उस वक्त, पॉलिटिक्स में पैसे नहीं आए थे, करप्शन नहीं आई थी, तो सिकंदर मिर्जा लंदन में रहे और वहीं अल्लाह को प्यारे हो गए। या सोहरवर्दी की तरह, क्योंकि वो थ्रेट थे टू द एस्टेब्लिशमेंट, वो बेरूत में रहे मगर वहां भी वो बच नहीं सके। और तीसरा, यू गो डाउन फाइटिंग लाइक जुल्फकार अली भुट्टो, अगर आपने अपनी पॉलिटिकल लेगेसी बनानी है। तो अब ये मियां साहब के पास चॉइसेस हैं, इन तीनों में से कौन सा रास्ता वो इख्तियार करते हैं। मिर्जा साहब का, सोहरवर्दी साहब का, ये भुट्टो साहब का, ये लेकिन डॉक्टर साहब इसमें एक चीज मुझे जरा बताएं कि अभी जिस तरह शहबाज शरीफ साहब वापस गए हैं, पिछले 2 दिन में ये जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, एक तो ये कि नैब केसेस जो हैं वो तकरीबन सारे लोगों के खुल गए जी। जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था, जाते हुए देखे गए थे चीफ जस्टिस साहब साबिक जो हैं, तो क्या वो वजह हो सकती है या ये भी वजह हो सकती है कि शायद जो उनको यहाँ पे खतरात नजर आ रहे हैं उसकी वजह से उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को कॉल बैक कर लिया हो कि भाई आप आएं और यहाँ पे आके हमें बताएं कि हम जाएं या ना जाएं। क्योंकि इस वक्त जो जावेद लतीफ साहब की स्टेटमेंट में देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि अक्टूबर जो है वो शादियों का सीजन है, इसलिए लोगों को हम ज्यादा तंग नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है कि वो प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कि लोग नहीं आएंगे। देखिए जी, 2023 का पाकिस्तान इज डिफरेंट। वो 2019 में यहाँ गए थे कौम को बेवकूफ बना के। अब 2023 का पाकिस्तान जो है ये मुख्तलिफ है। अब इमरान खान ने बहुत अवेयरनेस पैदा कर दी और बहुत एक्सपोजर हो गया है, सब लोगों को पता है। मैन इन द स्ट्रीट हैज बीन हर्ट रियली बैड। हर अदारे का रोल लोगों के सामने है। अब चैलेंजेस आर डिफरेंट और मियां साहब को भी इस बात का पता है। मगर जिस कॉन्फिडेंस से वो मियां साहब तकरीरें कर उन्होंने की अभी कल, और जिस कॉन्फिडेंस से वो बातें कर रहे हैं, वो दैट इज कॉज ऑफ कंसर्न कि उसकी बेसिस क्या है। व्हाई इज ही टॉकिंग सो कॉन्फिडेंटली सी। और जो भी शहबाज शरीफ भी गए हैं, इसका मतलब कि उस कॉन्फिडेंस में भी कोई डेंट उनको पैदा हुआ है। कोई ना कोई उनकी जो इक्वेशन है उसमें कोई ना कोई वेरिएबल हिला है सी, इसीलिए वो गए हैं कि कौन सा वेरिएबल हिला है और उसको किस तरह कंट्रोल करना है। और शहबाज शरीफ इसीलिए गए हैं। और ये जो दोनों भाई हैं ये बड़ा इंटरेस्टिंगली वो दे प्ले ऑन बोथ साइड्स ऑफ द विकेट। एक जो है वो लेट जाते हैं, एक जो वकड़ जाते हैं। फिर अकाउंटेबिलिटी जरूर होनी चाहिए, मगर अकाउंटेबिलिटी के वो मौजूद हैं प्रोसेसेस। अब वो सिटिंग जजेस की अकाउंटेबिलिटी या फ्यूचर चीफ जस्टिस की अकाउंटेबिलिटी से या जर्नलों की अकाउंटेबिलिटी, मैं अकाउंटेबिलिटी के खिलाफ नहीं हूं, मगर एक ड्यू प्रोसेस है, उसका ड्यू प्रोसेस है जो विच इज फॉलोड फॉर दैट अकाउंटेबिलिटी। लेकिन विंडिक्टिवनेस नहीं होनी चाहिए ना। हाँ, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, विंडिक्टिवनेस नहीं होनी चाहिए और इंडिविजुअल विम्स और इंडिविजुअल कंट्रोल बेस्ड नहीं होनी चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसका जो कॉमन गुड होना चाहिए फोकस उसका। अच्छा, इमरान खान साहब के बारे में मैंने जैसे पूछा आपसे कि उनके खिलाफ केसेस जो हैं उनमें इजाफा होता चला जा रहा है। अभी आपको मैंने बताया था टेलीथॉन का भी जो केस है वो भी डाला जा रहा है, सेडिशन का केस भी उनके ऊपर डाला जा रहा है। तो इसका क्या बनेगा? क्या इमरान खान साहब के साथ एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई मामला तय होना आप समझते नहीं है कि करीने क्यास है, कुछ इनके चांसेस हो सकते हैं? देखिए जी, नए नए केसेस का बनाना इस बात की दलील है कि जो पुराने 170 केसेस हैं उनमें जान नहीं है। पहले तो ये चीज वेरी क्लियर। अगर उनमें जान होती तो आपको 175 5 केसेस और बनाने की जरूरत नहीं थी। पहले तो ये चीज इंडिकेट करती है कि उसमें जान नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो है, देयर इज अ लोकल एस्टेब्लिशमेंट एंड देन देयर इज इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट। ठीक। जो लोकल एस्टेब्लिशमेंट है उसने ये फैसला करना है कि वो ग्रेसफुली बैरिक में जाने के लिए तैयार है या नहीं, जो उसका असाइंड रोल है, कॉन्स्टिट्यूशन रोल है। उन्होंने ये फैसला करना है कि वो बैरिक में जाने के लिए तैयार है या नहीं है। जिस दिन
वो फैसला कर लेंगे बैरक में जाने के लिए, उस दिन इमरान खान से अप्रोचमेंट भी हो जाएगी, उस दिन आपके इलेक्शन भी हो जाएंगे, उस दिन आपके हालात भी ठीक हो जाएंगे। तो बेसिकली आई थिंक ये जो इस वक्त जो इक्वेशन है, इमरान खान ऑन वन साइड, आर लोकल एस्टेब्लिशमेंट ऑन वन साइड एंड इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ऑन वन साइड। तो जब तक ये तीनों जी वैसे डॉक्टर साहब, इसमें 75 साल में कितने साल ऐसे गुजरे हैं कि वो बैरक्स में गए हों और उन्होंने बैरक्स में रह के अपना काम किया हो और बाहर ना आए हों? ये देखें जी, जो पहले मेरे ख्याल में जो पहले 58 तक जो पहले साल थे, 10-11 साल जब सिविलियन सुपरमेसी थी, फिर भुट्टो साहब का जमाना जो सिविलियन सुपरमेसी थी। बट साथ ही साथ मैं ये भी मेरे कहना जरूरी है कि गलतियां हुई हैं, ठीक, और गलतियां नहीं होनी चाहिए थी। जिस तरह अयूब खान को कमांडर इन चीफ बनाना, एक बिल्कुल ऑर्डिनरी सिपाही सोल्जर जिसका बड़ा पुअर ट्रैक रिकॉर्ड था, डगलस ग्रेसी भी उसके खिलाफ थे, कायद आज़म भी खिलाफ थे, उनको आपने प्रमोट कर दिया अननेसेसरीली। फिर ये है कि भुट्टो साहब के जमाने में भी जब उन्होंने कंट्रोल कर लिया, फिर इन दी एंड प्रोफेशनलिज्म और मेरिट को कॉम्प्रोमाइज करके एक जूनियर जर्नल को, ज़ियाउल हक को आर्मी चीफ बना दिया। हालांकि उस वक्त मोस्ट कॉम्पिटेंट सीनियर मोस्ट जनरल शरीफ थे, एक फाइन प्रोफेशनल सोल्जर थे। फिक्र है, इन्होंने 5 आर्मी चीफ अपॉइंट किए हैं और पांचों के पांचों इनके पॉइंट ऑफ व्यू से डिजास्टर रहे, क्योंकि ये मेरिट के अगेंस्ट जाते हैं। जब आप ऐसे लोगों को उठाते हैं जो मेरिट के अगेंस्ट उठाते हैं उन लोगों को, वो फिर अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करते हैं। उनकी लॉयल्टी आपके साथ उस वक्त तक होती है जब उन्हें सूट करता है। सी, दिस हैज टू बी अंडरस्टूड। अच्छा, फिर वाकया ये था कि जब कारगिल का हुआ था, तो अगर नवाज शरीफ समझते थे कि उनके बगैर ये किया गया तो मुशर्रफ शुड हैव बीन सैक्ड फॉर कारगिल एडवेंचर, उन्होंने नहीं किया। इसी तरह एक्सटेंशन देना बाजवा को, वो ब्लंडर था सारी पॉलिटिकल लीडरशिप का। सी, बिल्कुल एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए थी। नंबर 2। नंबर 3 ये है कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और ये सारा बाजवा साहब को कब कर रहे थे, इमरान खान शुड हैव फायर्ड जनरल बाजवा फॉर इंटरफेयरिंग इन पॉलिटिकल मैटर्स। देखो ना, हम लोग भी गलती करते हैं, सिविलियन लीडरशिप जो है वो भी गलती कर जाती है, कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं जी। तो ये सिविलियन सुपरमेसी के लिए बड़ा जरूरी है कि जो सिविलियन लीडरशिप है उसको पूरे कंट्रोल में होना चाहिए। मुझे याद है ईरान इराक वॉर में जो पहली हुई थी बुश सीनियर के जमाने में, एक एयरफोर्स के चीफ थे, उन्होंने सऊदी अरेबिया में किसी ने पूछा कि हाउ प्रिपेयर्ड आर यू फॉर इन्वेडिंग इराक, तो उन्होंने कहा जी वी आर एब्सोल्युटली रेडी टू इन्वेड इराक। और वो एयरफोर्स के चीफ थे, उन्होंने सऊदी अरेबिया में ये स्टेटमेंट दी और बुश सीनियर ने उनको वहीं फायर कर दिया, उनकी वर्दी उतार दी, उनका यू कम होम एज अ सिविलियन। आपको किसने ये अथॉरिटी दी है ये कहने के लिए कि यू प्रिपेयर्ड फॉर द वॉर? ये मेरा काम है, आई एम द प्रेसिडेंट, आई एम द कमांडर इन चीफ, यू आर नॉट। ठीक, तो ये सिविलियन लीडरशिप, सिविलियन सुपरमेसी जो है ये बहुत जरूरी है। सिविलियन को अंडरस्टैंड ये करना चाहिए कि ये अच्छा। फिर ये है कि सिविलियन सुपरमेसी के लिए फिर ये है कि यू हैव टू सर्व द पब्लिक, पब्लिक हैज टू बी विद यू। सी, मगर हमारे यहाँ होता है कि वो आस्ता 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 एस्टेब्लिशमेंट जो है और जो आपको सराउंड कर लेते हैं। इवन भुट्टो साहब भी इन हिज लेटर ईयर्स, जो वो 5-6 साल में वो सब ही गॉट हिमसेल्फ सराउंडेड बाय स्टेटस को पॉलिटिशियंस से। तो ये भी हमारे यहाँ होता है। इमरान खान साहब भी सी ही गॉट सराउंडेड बाय स्टेटस को, बिल्कुल सही बात, और उसी लीड टू हाई स्टेटस को पार्टी। सी, वो तो अभी आप वेयर डू यू सी हिम इन नेक्स्ट 6 months? इमरान खान साहब को जी जी देखें जी, मैं तो इमरान खान विल बी विक्टोरियस ईदर वे। अगर वो जेल में भी रहते हैं, की थिंग इज द इलेक्शन। अगर इलेक्शन होते हैं और वो ये मैनेज नहीं कर पाते, ये कोशिश करेंगे एस्टेब्लिशमेंट उसको मैनेज करने की, मगर मेरा ख्याल है इट इज बियॉन्ड देयर मैनेजमेंट लिमिट्स, क्योंकि उसकी भी कंट्रोल होता है। अब ये स्टोर वाला देख रहे हैं जो गिलगित में हुआ, उसका रिजल्ट अभी तक रुका हुआ है। अपने वो रोक सकते हैं, मगर रिजल्ट तो पीपल नो व्हाट द रिजल्ट इज। कब कितने रोकेंगे? तो एक है ना, एक तो आप रोक सकते हैं मगर सारे मुल्क के तो नहीं रोक सकते आप। तो पॉइंट ये है कि अगर इलेक्शंस होते हैं तो he will win even if he is not released. अच्छा, if he is released he will win in either case. तो मेरा ख्याल है जो बॉटम लाइन है वो यही है कि दिस लोकल एस्टेब्लिशमेंट हैज टू डिसाइड कि उन्होंने बैरिक्स में जाना है ग्रेसफुली,
या नवाज शरीफ के हाथों जलील होना है, ये उनका फैसला है। सी, क्योंकि नवाज शरीफ की ड्रीम है कंट्रोल एंड अपॉर्चुनिटी। सी, वो करेक्शन नहीं चाहते। वो उनका ख्याल ये है कि ये 2 नंबर मुल्क है, ये 2 नंबरी से चलता है। सी, और इसी तरह ये चलेगा टेढ़ा मेढ़ा। सी, मगर हम लोग समझते हैं, भी समझते हैं कि हमने करेक्ट करना, कोर्स करेक्शन करनी है, क्योंकि हमने अच्छे दिन भी देखे हुए हैं। हमने वो भी दिन देखे हुए जब यहाँ मेरिट भी था, रसूल भी थे, प्रिंसिपल्स भी थे, सब कुछ था ज़िया दौर से पहले। और दूसरी चीज ये है कि जब तक मियां नवाज शरीफ साहब रहेंगे पॉलिटिकल अरीना में, ज़िया दौर खत्म नहीं होगा। तो ये अगर इस वक्त ये आते हैं और ये पॉलिटिकल एलिमिनेट हो जाते हैं तो ज़िया दौर विल कम टू एन एंड। सही बात। ये ज़िया दौर का खत्म होना पाकिस्तान की बका के लिए बहुत जरूरी है, वरना ठीक है, वी आर डूम्ड। और मुझे ये बताएं कि आखिर में सिर्फ मुझे ये बता दें कि ये जो इमरान रियाज साहब का जो केस चल रहा है, उनके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा डॉक्टर साहब के वो कहाँ पे हैं, किधर हैं। हर दफा हम देखते हैं कि हर हियरिंग के ऊपर उनको बताया जाता है कि नहीं मामला बड़े करीब पहुंच गए हैं, वो बस आने वाले हैं। और अब जाके तो मेरा ख्याल है कि जो जजेस हैं, जो हाई कोर्ट के जो जज हैं, उनको भी मेरे ख्याल सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। तो क्या बनेगा जी इस केस का? उन्होंने 25 तारीख दी है जी, उन्होंने 25 तारीख दी है लास्ट। तारीखें तो कई दे दी हैं अभी, लेकिन वो बंदा नहीं आ रहा ना जी। जी देखें, पॉइंट ये है कि जब से परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाया था नवाज शरीफ साहब ने, और वो मैं समझता हूं कि उनकी बड़ी जुर्रत बंदाना स्टेप था, तो अब टेक ओवर जो है वो खत्म हो गया पाकिस्तान से। अब वो उनको पता है कि जी आर्टिकल 6 जो है ये लग सकता है। पहले उनका ख्याल था शायद कभी नहीं लगेगा, तो उसकी वजह से डायरेक्टली जो लोकल एस्टेब्लिशमेंट है वो टेक ओवर नहीं करती, तो वो बिहाइंड द सीन रह के ये सारा कुछ करती है, मगर ऑपरेट वो करती है पंजाब पुलिस के थ्रू। नेचुरली इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी तो पुलिस ही होती है, उठा के तो पुलिस ही लाती है, क्योंकि उनके पास तो इतने बंदे नहीं है कि वो सारे पाकिस्तान में ऑपरेट करें। तो इस वक्त इशू ये है कि जो लोकल एस्टेब्लिशमेंट है वो ऑपरेट करती है इन अ सर्टेन मैनर व्हिच इज बियॉन्ड द लीगल रेल्म एंड लॉज। अच्छा, अब उसको जाहिर बात है उसको कहीं से सपोर्ट पीछे इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की भी है और लोकल एस्टेब्लिशमेंट ऑपरेट करती है, और यहाँ अदालती निज़ाम है, एक सिस्टम है। तो या तो ये एक कोलिजन कोर्स हो जाएगा, या तो ये एक धमाका होगा सी कि वह टकराव हो जाएगा सी कि ये, क्योंकि दोनों चीजें नहीं चल सकती। यू कांट ईट योर केक एंड हैव इट टू। देखे ना, आप एक कहते हैं जी आपके पास कानून भी है, अदालतें भी हैं, और उनके फैसले नहीं इंप्लीमेंट हो रहे। वो परवेज इलाही साहब को वो छोड़ते हैं, फिर पकड़ लेते हैं, एक मजाक बना हुआ है, एक जोक बना हुआ है, अदालती निज़ाम पूरा। तो या तो ये टकराव हो जाएगा, मगर मैं समझता हूँ इस वक्त जो खामोशी है वो इलेक्शंस की वजह से है। तो लोग समझते हैं कि इलेक्शंस अगर हो जाते हैं तो एक रास्ता निकलेगा इस स्टेलमेट में से। तो इसलिए अदारे भी जो हैं, वो अदारे भी जो हैं वो डायरेक्ट कोलिजन कोर्स नहीं चाहते, वो डायरेक्ट टकराव नहीं चाहते, वरना टकराव हो जाएगा, टक्कर हो जाएगी। देखे ना, तो अदारे भी वो एक तरीके से चल रहे हैं कि टक्कर ना हो जाए, क्योंकि जाहिर बात है वो कहते थे जस्टिस याकूब अली खान कि जब कोई बंदूक लेके आता है तो आपको उसकी बात माननी पड़ती है, मगर जब उसके पास बंदूक ना हो तो फिर उसको कानून मानना पड़ता है। मानना पड़ता है, सही बात। इस पे सिलसिला जारी रहेगा गुफ्तगू का, और अल्लाह करे कि जो मामलात हैं वो ठीक हो सकें, और बैरिक्स वाली जो आपने बात की है, लोग उस पर भी जरा गौर व फिक्र करें और कुछ सोचें अपने बारे में। तो ऑप्शन ही यही है, ऑप्शन ही यही है कि हर अदारा अपना रोल प्ले करे, अपने एम्बिट में जाए, अपना काम करे। अब देखें ना, अब उन्होंने बॉर्डर सिक्योर किए तो डॉलर नीचे आने शुरू हो गया। दैट इज देयर जॉब। अगर उस पर फोकस करेंगे, हर अदारा अपने पे फोकस करे तो पाकिस्तान ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। और ये जो अदारों को मिसयूज करना, स्पॉइल करना, लॉयल्टीज, मेरिट के अगेंस्ट जाना, इससे पाकिस्तान तबाह हो रहा है, और सारे अदारे तो वैसे सिविलियन तबाह हो चुके हैं। तो हमने अदारों को रीबिल्ड करना, पाकिस्तान की। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी आपसे और गपशप होगी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।